हम लोग जो बात करने वाले फेडरल प्रिंसिपल, और ये बात आप एलएलबी और एलएलएम और सब जगह पढ़ते हैं और खूब इसे लिखते भी हैं, क्योंकि आपको ये लिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो लिखना चाहिए वो कभी नहीं लिखते हैं, और वो आपको मालूम भी नहीं रहता। अधिकतम आप इतना लिखाते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन साहब जेनिंग्स महोदय ये कहते हैं कि यूनिटरी है और इसमें संघात्मक संविधान के लक्षण विद्यमान है। ठीक है, और साहब जो ऑस्टिन महोदय हैं वो इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित बात ये मानते हैं, और एक वो कोई और हैं बड़े प्रसिद्ध थे, नाम उनका भूल गए। ठीक है, उन्होंने उसे क्वासी फेडरल वियरे ने इसे क्वासी फेडरल कहा है। तो आप इतना ही लिखते हैं इसे कि वियरे ने क्वासी फेडरल कहा और जेनिंग्स ने इसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा है जिसमें संघात्मक लक्षण विद्यमान है, और ऑस्टिन महोदय इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित संविधान ये कहते हैं। इसके अलावा भारतीय उच्चतम न्यायालय का आखिर इस पर क्या मत है, ये आप कभी नहीं लिखते। और जबकि हमारे संविधान का अधिकृत व्याख्याकार ये उच्चतम न्यायालय है, इसलिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के चरित्र के संबंध में क्या कहा, यह आप कभी नहीं लिखते। और दूसरी बात, आप इस इश्यू पर भी कभी चर्चा नहीं करते कि आखिर सैद्धांतिक तौर पर किस संविधान को संघात्मक संविधान कहा जाता है। क्या कोई ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मौजूद है जो ये बताए कि किस हद तक केंद्र का यदि हस्तक्षेप होता है तो संविधान को संघात्मक कहा जाएगा, अर्थात केंद्र का हस्तक्षेप अगर इस सीमा से अधिक हो जाए तो संविधान को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। ऐसा कोई बिंदु विभाजन का क्या दुनिया के संविधानों में कहीं निश्चित किया गया है? अरे भाई, जब कोई पॉइंट ऑफ डिवाइडेशन ये निश्चित ही नहीं है, तो अगर कुछ स्थितियों में केंद्र ताकतवर दिखाई देता है और राज्य कुछ कमजोर दिखाई देता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो संविधान क्वासी फेडरल है, ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है विद फेडरल सिम्टम्स? या तो आप ये बताओ ना कि टीबी के मरीज में ये लक्षण पाए जाएंगे। स्टैंडर्ड तौर पर आप कुछ बताओगे, और फिर जब किसी में वो लक्षण पाए जाएं तो वो टीबी का पेशेंट हुआ। या तो आप ये बताओ कि वर्ल्ड वाइड क्या कुछ ऐसा निर्धारित है कि अमुक संविधान में अगर अमुक अमुक शक्तियां राज्यों को प्राप्त नहीं है तो उस संविधान को संघात्मक नहीं कहा जाएगा? क्या वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ निर्धारित हुआ है? वर्ल्ड वाइड तो ऐसा कुछ भी निर्धारित है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये किस आधार पर कहते हो कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल है, या ये एकात्मक संविधान है
जो कुछ संघात्मक लक्षणों को प्रकट करता है। यह बात तो प्राइमा फेसी, ठीक है, गलत सिद्ध होती है, और यह तर्क आप कभी नहीं लिखते, ठीक है। आप अपने प्रश्न को जब लिखते हैं तो यह तर्क कभी नहीं आता। यह प्राइमरी तर्क है। अव्वल तो यह बहस कि भारत का संविधान संघात्मक या एकात्मक है, इस बहस का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि संविधान एकात्मक हो या संविधान संघात्मक हो, संविधान का अंतिम लक्ष्य है देश में सुव्यवस्था को कायम करना है, और प्रत्येक देश अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक संविधान एकात्मक या संघात्मक इसको अपनी शासन व्यवस्था के संचालन के लिए स्वीकार करता है। तो जिन्होंने एकात्मक संविधान स्वीकार किया वो उनकी आवश्यकता के अनुरूप, क्योंकि वहां होमोजेनस सोसाइटी है, ठीक है, वहां एक जैसे लोग निवास कर रहे हैं, उनकी भाषा एक, उनकी संस्कृति एक, उनकी, ठीक है, सारी चीजें एक है, उनका धर्म एक, इसलिए वहां संघात्मक संविधान जैसी कोई जरूरत यही नहीं। उनका भूभाग छोटा, हमारा भूभाग बड़ा, भिन्न भाषा भाषी लोग रह रहे, उनकी संस्कृतियां डिफर हैं, उनके धर्म डिफर हैं, इसलिए हमारे यहां एकात्मक संविधान चल नहीं सकता। इसलिए हमने अपनी आवश्यकता के अनुरूप संघात्मक संविधान को स्वीकार किया। और दूसरी चीज एक और भी है कि जब हमने स्वतंत्रता पाई उससे ठीक पहले जो शासन व्यवस्था हिंदुस्तान में काम कर रही थी वो संघात्मक थी। तो इसलिए संघात्मक व्यवस्था के साथ लोग थोड़ा इजीनेस ये भी अनुभव कर रहे थे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उससे वो व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो उस व्यवस्था में भी संघात्मक शासन व्यवस्था ये स्थापित हुई थी, इसलिए भी हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, खूब लिखते भी हैं कि एक हिस्टोरिकल अनुभव ये भी देश के निवासियों का रहा है कि जब जब मजबूत केंद्र ये नहीं हुआ तब तब देश विभाजित हुआ और गुलाम हुआ। इसलिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के साथ साथ एक मजबूत केंद्र इसको स्थापित किया गया है। तो वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ डिसाइड भी तो नहीं है कि अगर केंद्र की भूमिका ये उस लेवल की होगी जिस लेवल की हमारे यहां है तो संविधान को संघात्मक नहीं कहा जाएगा, ऐसा भी तो कुछ डिसाइड नहीं है। ये ठीक बात है कि वियरे या जेनिंग्स, इन्होंने जब अपने अध्ययन किए और इन्होंने जिस समय अपने अध्ययनों को प्रस्तुत किया उस समय जो दुनिया में संघात्मक शासन व्यवस्थाएं काम कर रही थी वहां केंद्र उतना शक्तिशाली नहीं दिखाई दे रहा था जितना शक्तिशाली हिंदुस्तान में पहले दिन से था। ये सही है। इसलिए इन लोगों ने ऐसा कल्पना के मुताबिक सोच लिया कि शायद संघात्मक संविधान यही होता है कि जहां राज्यों की स्थिति मजबूत हो और केंद्र की स्थिति कमजोर हो। और चूंकि इन्हें हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था में वैसी दशा नहीं दिखाई दी, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को क्वासी फेडरल कहना शुरू कर दिया।
या एकात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान कहना शुरू कर दिया, जिसमें संघात्मक लक्षण ये दिखाई देते हैं। और संभवतः वैसी स्थितियां न रही होती तो ये हिंदुस्तान के संविधान के बारे में ऐसा कथन ये कहते ही नहीं। सबसे पहली तो बात ये लोग सबसे पहले ये तो बताए हैं कि इनके हिसाब से संघात्मक संविधान क्या है। स्वयं इनके हिसाब से संघात्मक संविधान वो है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ये केंद्र की इच्छा पर ना हो। ठीक है, कौन जिसमें केंद्र की इच्छा पर ना हो, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा स्वयं संविधान के द्वारा हो, ऐसा स्वयं ये लोग कहते हैं। तो अगर संघात्मक संविधान का लक्षण यही है कि शक्तियों का बंटवारा ये केंद्र की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा स्वयं संविधान के द्वारा होना चाहिए, तो वो हिंदुस्तान में दिखाई देता है। जब हमने बात करनी शुरू की थी तब भी हमने कहा था कि जहां केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था है, राज्य वहां न हो ऐसी बात नहीं है, वहां भी राज्य है और हिंदुस्तान में भी राज्य है। लेकिन वहां के राज्यों में और हिंदुस्तान के राज्यों में जो फर्क है वो ये है कि वहां के राज्यों के हक और अधिकार ये केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। केंद्र उन्हें जितने अधिकार देगा उन्हें सिर्फ उतने ही मिलेंगे, जबकि हिंदुस्तान में जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्वयं संविधान कर रहा है। केंद्र की संरचना वो भी वही कर रहे हैं और राज्य की संरचना भी स्वयं संविधान कर रहा है। इसलिए संघात्मक संविधान की जो पहली आवश्यकता है और जो अंतिम आवश्यकता भी है वो भारत के मामले में पूरी हो जाती है। इसलिए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि भारत का संविधान क्लासिकल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, इस तर्क में कोई दम नहीं, क्योंकि आप अब तक ये बताया ही नहीं है कि एक शुद्ध संघात्मक संविधान जिसे आप संघात्मक संविधान की मान्यता दें उसमें आखिर केंद्र और राज्य कितने शक्तिशाली होने चाहिए। कौन, या तो आप बताएं कि अमुक शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए, अमुक शक्तियां राज्य के पास होनी चाहिए। स्वयं आपने भी तो कुछ नहीं बताया, स्वयं आप भी तो यही कहते हैं कि अगर शक्तियों का बंटवारा स्वयं संविधान के द्वारा किया गया है तो संविधान संघात्मक है। अब जहां तक मजबूत केंद्र की बात, तो आप जब यह देखना शुरू करेंगे कि अमेरिका इसका संघ निर्मित कैसे हुआ, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि शुरुआती दौर में वहां मजबूत केंद्र क्यों नहीं था। वहां पहले राज्य थे और राज्यों ने मिलकर संघ बनाया, राज्यों ने मिलकर केंद्र की, ठीक है, रचना ये की है। इसीलिए तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स यूनाइट हुई और स्टेट यूनाइट होने के परिणाम स्वरूप अमेरिका का जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात है जो किसी को जन्म देगा वो अपने अधिकारों को बढ़ा लेगा ही लेगा। इसलिए अमेरिका में कमजोर केंद्र ये स्थापित हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वहां भी एक कमजोर केंद्र स्थापित हुआ। हां, ये ठीक है कि कनाडा के मामले में उल्टा है।
वहां एक मजबूत केंद्र स्थापित हुआ और राज्यों की स्थिति कमजोर हो गई। तो आपने कनाडा के बारे में तो नहीं कहा कि वो तो संघात्मक संविधान नहीं है, वो एकात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक लक्षण है, ऐसा आपने वहां के बारे में तो नहीं कहा। तो फिर आप हिंदुस्तान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे? यद्यपि इस बहस से कोई लाभ नहीं कि भारत का संविधान संघात्मक है या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी तर्क करने का अपना ही एक मजा है, चीजों के शुद्ध स्वरूप को जानने का अपना ही एक आनंद है। तो आखिर ये पता तो होना चाहिए कि भारत के संविधान का सच्चा स्वरूप क्या है। अगर संविधानों की प्रकृति के मुताबिक हम भारत के संविधान के स्वरूप को निर्धारित करना चाहें तो हम उसे किस कैटेगरी में रखें? ये एक एकेडमिक रुचि का विषय ये तो है ही, और इस एकेडमिक रुचि की पूर्ति के लिए ही इस बात की चर्चा लगातार चलती है। तो तीन ही बातें आती हैं और आपसे प्री में खूब पूछा जाता कि सबको ऐसी फेडरल किसने कहा, तो वीएरे ने कहा ये एकात्मक संविधान है, किंतु इसमें संघात्मक संविधान के लक्षण ये किसने कहा? ये जेनिंग्स ने कहा। भारत का संविधान एक सहकारी संघवाद को स्थापित करता है, ये किसने कहा? यह ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, ये बातें ठीक है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि शुरुआती दौर में अमेरिका में राज्य मजबूत थे तो वो ऐतिहासिक कारणों से मजबूत थे, उसका कारण यह नहीं था कि संघात्मक संविधान का यह लक्षण होता है कि वहां केंद्र कमजोर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। संघात्मक संविधान की अपनी जो विशेषता है वो तो सिर्फ इतनी ही है कि संघात्मक संविधान में शक्तियों का बंटवारा, चाहे वो विधायी हो चाहे वो कार्यपालिकी हो, वो स्वयं संविधान के द्वारा किया जाता है। और संघात्मक संविधान का दूसरा लक्षण होता है कि वहां एक निष्पक्ष न्यायपालिका ये स्थापित की जाती है, क्योंकि अगर निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी तो आखिर अगर कभी ये संघर्ष चला केंद्र की सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच कि अमुक मामले पर किसे विधायी या कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है, तो इसका न्याय निर्णय अंतिम रूप से कौन करेगा? इसलिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका यह स्थापित होती है। तो संघात्मक संविधान के लक्षण प्रमुख रूप से कहें तो ये दो ही है। केंद्र कितना मजबूत होना चाहिए और राज्य कितने स्वतंत्र होने चाहिए, इस विषय पर तो संघात्मक संविधान इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वालों ने कुछ बताया ही नहीं। यानी किसी संघात्मक संविधान में केंद्र मजबूत हो सकता है और कहीं राज्य मजबूत हो सकता है, और ये केंद्र और राज्यों की जो मजबूती है ये उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ठीक है, अभिव्यक्ति होता है। जो देश संघात्मक संविधान को अपना रहा है उस देश में केंद्र की स्थापना ये किस तरह हुई है, इस पर केंद्र का मजबूत होना और कमजोर होना अधिक निर्भर करता है। क्योंकि आदर्श के तौर पर यह बताया ही नहीं गया कि संघात्मक संविधान में केंद्र कितना शक्तिशाली होना चाहिए, यह बताया नहीं गया। क्योंकि अमेरिका में
राज्यों ने केंद्र को स्थापित किया, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों ने केंद्र को स्थापित किया। इसलिए वहां केंद्र कमजोर स्थिति में था शुरुआत में, ठीक है। और क्लासिकल फेडरलिज्म उनके द्वारा स्थापित फेडरलिज्म को मान लिया गया विद्वानों के द्वारा। और इसलिए उस समय जिसने संघात्मक संविधान या संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन किया, उसने अपने मन से यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें यदि केंद्र मजबूत है तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, जबकि आधिकारिक तौर पर यदि ऐसा होता तो कनाडा, जहां केंद्र मजबूत है, वहां आप संघात्मक संविधान, ठीक है ऐसा क्यों मान रहे हो? आपको नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब ही यह हुआ कि स्वयं संघात्मक संविधान का लक्षण केंद्र या राज्य की मजबूती नहीं है। संघात्मक संविधान का लक्षण तो सिर्फ इतना है कि शक्तियों का बंटवारा ये स्वयं संविधान के द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यों की शक्ति ये केंद्र की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। जहां मजबूत केंद्र स्थापित हुए, वहां भी इस जरूरत को अनुभव किया गया, चाहे युद्धों के कारण और चाहे विकास संबंधी जरूरतों के कारण, कि वहां केंद्र राज्य ये सहयोग की भूमिका में आए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा था तो फिर वहां की शासन व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही थी, तो वहां भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया ये विकसित हुआ और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग ये स्थापित होना शुरू हुआ। तो केंद्र उतना कमजोर तो बचा नहीं जितना कमजोर वो शुरुआती दौर में था। तो क्या आपके हिसाब से आज की तिथि पर अमेरिका की शासन व्यवस्था को भी हम संघात्मक न माने? ठीक है, क्या आज की तिथि पर ऑस्ट्रेलिया की शासन व्यवस्था को हम संघात्मक न माने? और आज की तिथि पर कनाडा में केंद्र की स्थिति कमजोर हुई है। जो 3 संघात्मक संविधान से शासित होने वाले देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जिसे फेडरल फैमिली के कंट्री कहे जाते हैं, जो उनमें से दो में राज्य मजबूत थे और केंद्र कमजोर था, और उनमें से एक में कनाडा, वहां केंद्र मजबूत था और राज्य कमजोर थे। तो आपके हिसाब से आज की तिथि पर तीनों फेडरल नहीं बचे, क्योंकि वहां केंद्र की शक्तियों में कमी आई। कहां? कनाडा में। और इन दोनों स्थानों पर राज्य की जो स्थिति थी वो कमजोर हुई और केंद्र की स्थिति ये मजबूत हुई। कारण युद्ध रहे हो, तकनीकी विकास रहा हो, या आर्थिक कारण रहे, क्योंकि राज्य बिना केंद्र की मदद के जो आवश्यकता है विकास की उसे पूरा नहीं कर पा रहे। और तीसरा, जिस समय इन देशों के संविधान बने उस समय जो राज्य व्यवस्था के लक्षण थे या जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति थी वो क्या थी? लेसीजे फेयर है। राज्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के जीवन में शांति की स्थापना और व्यवस्था की स्थापना, इसी तक अपनी भूमिका को सीमित रखता था। सोशल वेलफेयर इसका कोई कॉन्सेप्ट ये आया ही नहीं।
तो जब सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो शासन की भूमिका नागरिकों के जीवन में सीमित थी। लेकिन सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जब राज व्यवस्था की प्रकृति चेंज हो गई तो इन देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, इन तीनों देशों में राज्यों की यह मजबूरी बन गई है कि वे केंद्र के साथ सहयोग करें, क्योंकि पैसे तो केंद्र के पास हैं, और जो पैसे केंद्र के पास हैं और लोक कल्याण आपको करना है, आपको सुनिश्चित करना है, तो अगर आप केंद्र के प्राधिकार को मान्यता नहीं देंगे तो वो आपको पैसे देंगे ही क्यों? इसलिए सहयोगी संघवाद का विचार यह प्रारंभ हुआ और युद्धों ने भी उसकी आवश्यकता को अनुभव कराया। तो केंद्र मजबूत होने शुरू हुए वहां जहां केंद्र कमजोर थे, और राज्य मजबूत होने शुरू हुए वहां जहां राज्य मजबूत थे, वो केंद्र मजबूत था। क्योंकि व्यवस्था इसी प्रकार चलनी संभव हो पा रही थी जो युग परिवर्तन हुआ उसमें। इसलिए भी कहा जा सकता है कि संघात्मक संविधान का लक्षण यह नहीं है कि केंद्र मजबूत हो या राज्य, यह संविधान का, संघात्मक संविधान होने का लक्षण ही नहीं है। केंद्र मजबूत है इसलिए संघात्मक संविधान नहीं है, यह नहीं कह सकते आप। या राज्य मजबूत है या राज्य कमजोर है, इस आधार पर भी किसी भी संविधान की प्रकृति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इस आधार पर आप निर्धारित करते हैं तो शुरुआती दौर में आप कनाडा के संविधान को संघात्मक मत मानिए, क्योंकि वहां केंद्र मजबूत दशा में था। केवल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मानिए, और आज की दशा में केवल कनाडा को मानिए, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मत मानिए, क्योंकि अब वहां केंद्र मजबूत है। यह अलग बात है किस प्रक्रिया से मजबूत हुआ। प्रक्रिया मजबूत होने की क्या रही? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक निर्वचन, यह प्रक्रिया रही है उन देशों में केंद्र की स्थिति को मजबूत बनाने की। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यह प्रक्रिया रही है कनाडा में राज्यों के अधिकारों को बढ़ाने की। तो प्रक्रिया क्या रही इस पर बात नहीं, प्रक्रिया कोई रही हो, लेकिन जो रियलिटी ऑफ द डे है, जो इस क्षण का सत्य है, वो तो यही है कि दोनों तीनों जगहों पर एक सहयोगी व्यवस्था निर्मित हुई है और आवश्यकता के अनुसार केंद्र और राज्यों को मजबूत किया गया है। और वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, ऐसा कोई टच स्टोन भी नहीं है, ऐसा कोई डिवाइडिंग लाइन भी नहीं है कि उसके आधार पर यह तय किया जा सके कि अमुक अमुक शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच यदि नहीं बटी हैं तो उसे संघात्मक संविधान नहीं कहा जाएगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिवीजन यह भी नहीं। इसलिए इस आधार पर कि भारत में मजबूत केंद्र है, भारत के संविधान को संघात्मक नहीं कहा जा सकता, यह बात सिरे से गलत है। हालांकि आप इसे एकात्मक कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ना, ये तो एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय है, लेकिन आपकी बुद्धि विकसित हो और आपकी बुद्धि सत्य की खोज करने की आदत स्वयं में विकसित करे, इसके लिए चीजों के सत्य स्वरूप को जानने की जो आकांक्षा और इच्छा मनुष्य में पाई जाती है, ठीक है, वो ईश्वर की ओर से उसमें उत्पन्न की गई। और इसी को मनुष्य की क्या कहते हैं? सौंदर्य अनुभूति। जब हम लोग जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते थे तो एक शब्द आता था कि मनुष्य में सौंदर्य अनुभूति ये पाई जाती है। तो यही सौंदर्य अनुभूति है कि वो
चीजों के सत्य स्वरूप का अन्वेषण करना चाहता है, उसका उपयोग हो या न हो। जूरिस्प्रूडेंस कानून के सही स्वरूप को पहचानना चाहता है कि आखिर कानून क्या है, और उसके माध्यम से कानून के विभिन्न लक्षण उसके सामने प्रकट होते हैं कि साहब कानून ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप कानून के सब लक्षण जान लो, लेकिन राज्य का कानून उन सब लक्षणों से हीन है, फिर भी आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो डंडा पड़ेगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो जूरिस्प्रूडेंस के अध्ययन का कोई उपयोग नहीं दिखता। लेकिन यह आप खूब समझ लें कि अगर आप अच्छे विधिशास्त्री नहीं हैं, अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस ठीक से नहीं आता, तो आप कानून के अच्छे टीचर, अच्छे जज, अच्छे वकील, अच्छे अध्येता कुछ भी नहीं हो सकते। फिर आप कानून की दुनिया में सिर्फ लकीर के फकीर रहेंगे। तो मनुष्य की यह स्वाभाविक वृत्ति है। तो भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है, आग लग गई, इसमें कुछ भी हुआ, यह देश की व्यवस्था को चला रहा है, चलाएगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भारत के संविधान के विषय पर उसे एकात्मक मानता है या संघात्मक। इससे कोई व्यवहारिक अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई लाभ हानि नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सत्य स्वरूप को पहचानना जरूरी है। और इसका सत्य स्वरूप यही है कि यह संघात्मक है, क्योंकि संघात्मक संविधान के जो दो मूल लक्षण हैं, निष्पक्ष न्यायपालिका का होना और शक्तियों का बंटवारा स्वयं किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। जो मुख्य आरोप भारत के संविधान पर है संघात्मक होने के संबंध में, वो मुख्य आरोप यह है कि राज्यों का अस्तित्व यह केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। अनुच्छेद 2, 3 इनके संबंध में आपत्ति उठाई जाती है, और यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 2, 3 चूंकि कहते हैं कि किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं, दूसरे राज्य को एक राज्य में मिलाकर उसके अस्तित्व को खत्म कर सकते हैं। इसलिए जब राज्य का अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो गया, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता कि भारत का संविधान संघात्मक है? क्योंकि जब बचोगे तभी तो अधिकारों का उपभोग करोगे। इसीलिए अनुच्छेद 21 को सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं कि जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो अन्य मूल अधिकारों का क्या? ठीक है, चाटोगे, अन्य मूल अधिकारों का उपयोगी क्या बचा? सबसे पहले व्यक्ति तो बचना चाहिए, तो सबसे पहले राज्य तो बचे। ये ठीक है कि संविधान स्वयं शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच कर रहा है, लेकिन राज्य बचेगा ही नहीं तो शक्तियों का होगा क्या? क्या होगा राज्य सूची का? क्या होगा समवर्ती सूची का? इस सबका मतलब ही क्या बचा? क्या फायदा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का? लेकिन इसका जो प्रमुख उत्तर है वो ये ठीक है कि अनुच्छेद 2 और 3 में यह कहा कि एक राज्य को मिलाकर 2 राज्य बन सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य बन सकता है। लेकिन अनुच्छेद 1 में यह भी तो कहा कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, यह भी तो कहा। तो आप 2, 3 आपको दिखाई पड़ता है, आपको 1 क्यों नहीं दिखाई पड़ता? जब भारत राज्यों का संघ होगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये मिलाए जा सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन राज्य खत्म नहीं किए जा सकते। राज्य का अस्तित्व रहेगा, यह असंभव है कि राज्य का अस्तित्व न रहे, ठीक है ना? और राज्य का अस्तित्व रहेगा, ये डिक्लेयर कौन कर रहा है? स्वयं भारत का संविधान।
तो जब राज्य के अस्तित्व को सुरक्षा ये भारत के संविधान ने दे दी और उसको न्यायिक मान्यता केशवानंद भारती में इस लेवल पर दे दी कि यह कह दिया कि संघात्मक संविधान या संविधान का संघात्मक लक्षण यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका मतलब यह हो गया कि राज्य समाप्त ये कभी नहीं किए जा सकते, और जब राज्य कभी समाप्त नहीं किए जा सकते तो अनुच्छेद 2 और 3 केवल एडजस्टमेंट, ठीक है, जो परिस्थितियों के मुताबिक जरूरी हो उसको करने की सुविधा ही तो केंद्र को देते हैं, इसके अलावा क्या दे रहे हैं। अगर उनके सत्य स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो उनका सत्य स्वरूप इस ढंग का कहां निकलता है कि तब जो है राज्यों के अस्तित्व को खत्म कर देने की ताकत ये केंद्र के पास आ गई। ऐसी तो बात है नहीं। तो हाउ कैन यू से कि बिकॉज ऑफ आर्टिकल 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं कहा जा सकता। आपकी मुख्य आपत्ति इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर, आपकी मुख्य आपत्ति राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जस्ट फॉर दी, ठीक है, आपका जो कंटिजेंसी है, जो आकस्मिकता है, जब जरूरत हो रही उस समय व्यवस्था को चलाने के लिए की गई हैं। ये नॉर्मल व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं, ठीक है। आप 356 का प्रयोग होगा, लेकिन 356 का प्रयोग करने का हक केंद्र के पास है। इस कारण से भारत का संविधान संघात्मक नहीं बचा, ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वहां क्या कहा, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा, केंद्र की इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा। ये थोड़ी ग्राउंड है। ग्राउंड ये कहां है? एकात्मक तो आप तब कहेंगे ना जब संविधान नहीं, केंद्र की इच्छा ये प्रमुख है। आप एकात्मक तो तभी कहेंगे। ये कहां पर लिखा है कि साहब केंद्र की इच्छा के मुताबिक ना चले तो राज्य में केंद्र अपना शासन यानी राष्ट्रपति का शासन यह अधिरोपित कर सकता है, और संविधान के उपबंधों के मुताबिक न भी चले तो भी आपको बताया गया कि मैक्सिमम 1 ईयर उन दशाओं में जबकि देश में आपातकाल नहीं है, और अगर आपातकाल है और निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव नहीं हो सकते तो फिर अधिकतम 3 वर्ष, उसके बाद तो कतई नहीं, ठीक है। राज्य की सरकार ही राज्य के शासन को चलाएगी। ऐसी व्यवस्था 356 में है, आप लोगों ने देखा है। तो इन दशाओं में यह कैसे कहा जा सकता है कि केंद्र इसकी स्थिति मजबूत है और इसके कारण से भारत के संविधान को संघात्मक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। विभिन्न आयोग गठित हुए, सरकारी आयोग ये गठित किया गया, और सरकारी आयोग ये केंद्र और राज्य के संबंधों पर ही गठित आयोग है, जिसने इस विषय पर ही जांच की कि क्या केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं इनको परिवर्तित करने की जरूरत है, अर्थात क्या राज्यों के जो अधिकार हैं वो केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यों को वाकई ज्यादा स्वायत्तता देने की जरूरत हो, क्योंकि वो संघात्मक विचार के ज्यादा अनुकूल हो, यानी
अभी राज्यों को इतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जितनी संघात्मक संविधान में होनी चाहिए। इस इशू पर जांच की और सरकारिया कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उनके अध्यक्षता में गठित हुआ, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं पाई। ठीक है, उन्होंने भी 356 की मौजूदगी, 365 की मौजूदगी, 355 की मौजूदगी, इन सब के आधार पर राज्यों के अधिकार कम हैं या राज्यों की स्थिति केंद्र की इच्छा पर निर्भर है या राज्यों की स्थिति केंद्र की दया पर निर्भर है, इसको मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि ऐसी दशा बिल्कुल भी नहीं है और कोई मेजर चेंज भारत की संविधान में करने की कोई जरूरत है, इसको उन्होंने पूरी तरह नकारा। ठीक है, उन्होंने ये नहीं माना कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है और इसे सच्चे अर्थों में संघात्मक बनाने के लिए इसमें उन प्रावधानों में कोई संशोधन करने की जरूरत है जिनके आधार पर इसके संघात्मक चरित्र के होने के संबंध में आपत्तियां उठाई जाती हैं। उन्होंने उससे पूरी तरह इनकार किया। और तो और चलिए आप ये कह सकते हैं कि सरकारिया कमीशन तो केंद्र ने गठित किया था, तो वो उनकी बात कहेगा। हालांकि ये कहना निहायत उद्दंडता कहें, बदतमीजी कहें, जो भी आप समझ लें, क्योंकि आखिर किसी की तो मानोगे, किसी पर तो कोई विश्वास करोगे। वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, माना तो यही जाएगा वो निष्पक्ष है, वो किसी पक्ष में नहीं है, माना तो यही जाएगा। लेकिन चलिए, तमिलनाडु जो 1947 से लेकर आज तक लगातार ये कह रहे हैं कि हम केंद्र के अधीन नहीं हैं और संविधान ने हमें जो क्षेत्र दिया है उसमें हम संप्रभु हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, राजा मन्नार कमेटी। और राजा मन्नार कमेटी को सिर्फ इसी बात का अध्ययन करना था कि क्या भारत के संविधान में ऐसे परिवर्तन करने की जरूरत है जिनसे राज्यों की स्थिति में सुधार आए, अर्थात क्या राज्य वाकई केंद्र के प्रेशर के अधीन काम करते हैं, क्या राज्य वाकई केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। तो स्वयं राजा मन्नार कमेटी ने जो निष्कर्ष दिए हैं उसमें कुछ बातें जरूर कही हैं कि टैक्सिंग पावर राज्यों की बढ़ानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल के मुताबिक काम करने का जो बोझ है वो ज्यादा है और उनके अपने जो आर्थिक संसाधन है वो सीमित है, इसलिए उन्हें नए टैक्स लगाने की अनुमति ये होनी चाहिए। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र की, ये राज्यों को दे दी जानी चाहिए। इस ढंग की कुछ बातें कही हैं। लेकिन मेजर चेंज कोई हिंदुस्तान के संविधान में होना चाहिए, ये स्वयं तमिलनाडु के द्वारा गठित राजा मन्नार कमेटी ने भी सिफारिश नहीं की। और राजा मन्नार कमेटी को तमिलनाडु की गवर्नमेंट के अलावा अन्य किसी भी सरकार ने मान्यता नहीं दी, जबकि अन्य दलों की सरकारें अन्य राज्यों में भी और किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने राजा मन्नार कमेटी की सिफारिशों का समर्थन नहीं किया। तो इसलिए यह नहीं माना जा सकता, यानी सरकारिया कमीशन, राजा मन्नार कमेटी, ये दोनों इस तथ्य की जांच कर चुके हैं कि क्या भारत में वाकई राज्य केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। तो दोनों कमीशनों ने यह नहीं पाया कि केंद्र की इच्छा पर राज्य निर्भर है, दोनों ने यह पाया कि भारत के संविधान में जो प्रावधान है वो सारे के सारे राज्यों को स्वयं शक्ति देते हैं, चाहे कार्यपालिकी हो चाहे विधायी, और दोनों के बीच एक निष्पक्ष न्यायपालिका काम करती है जो ये बताती है कि कौन से विषय पर किस सरकार को अधिकार प्राप्त है और उसी आधार पर दोनों सरकारें काम करती हैं। इसलिए यहां संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये दोनों कमेटीज ने माना है और इसमें कोई मेजर चेंज होना चाहिए ऐसा भी नहीं कहा।
तो एक राज्य के द्वारा गठित कमीशन और एक केंद्र के द्वारा। वर्ल्ड वाइड जैसे प्रोविजन हमारे संविधानों में है और जिसकी वजह से यह आरोप लगता है, आपात से संबंधित, राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित, 356 से संबंधित, राज्यपालों से संबंधित, जिनके आधार पर यह ठीक है आरोप लगता है। राज्य सूची पर संघ विधायन कर सकता है 249, उसके अंतर्गत 252 के अंतर्गत, 250 के अंतर्गत, उनके आधार पर जो आरोप लगता है कि साहब भारत का संविधान केंद्र को ज्यादा शक्ति संपन्न बनाता है, तो यहां भारत का संविधान शक्ति संपन्न बनाता है और उन देशों में जहां आप क्लासिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं वहां भी ये चीजें आ गई। कैसे? न्यायिक निर्वचन से। और हमने अपने देश के संविधान में इसलिए शामिल कर पाई क्योंकि वहां जब ये चीजें न्यायिक निर्वचन से आ गई तब हमारा संविधान बना, और उनका संविधान ये जब बना तब वो 1700-1800 की बात, उन देशों का संविधान जब बना तो 1700-1800 से लेकर के 20वीं शताब्दी तक 200-300 साल बीत गए। दुनिया की स्थितियों में बहुत परिवर्तन आए। तो कमोबेश उतना ही मजबूत केंद्र आज उन देशों में भी है जिन देशों को आप क्लासिकल फेडरलिज्म का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्लासिकल फेडरलिज्म के लक्षण क्या है, उसमें केंद्र कितना शक्तिशाली होता है, इस विषय पर कोई सर्वमान्य धारणा उपलब्ध नहीं है। कितना मजबूत केंद्र और कितने मजबूत राज्य होने चाहिए, इस विषय पर कोई बात नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है कि बंटवारा होना चाहिए, और बंटवारा स्वयं संविधान के द्वारा होना चाहिए, तो वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेनिंग्स और वियरे ये क्या देवदूत हैं, स्वर्ग से उतरे हुए, कि ये कह देंगे और हो जाएगा। भाई होंगे ये अध्येता, तो ऐसे अध्येता जाने कितने घूमते हैं। आखिर देश के उच्चतम न्यायालय ने भी कोई राय ठीक है ये व्यक्त की है संघात्मक संविधान के मुद्दे पर, और ये ठीक है कि जब पहली बार स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें संघात्मक संविधान के मुद्दे पर राय आई, ठीक है, तो वो लगभग वीआरए और उन्हीं के जैसी थी। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट राय संघात्मक संविधान के मुद्दे पर एसआर बंबई में आई है, और उसमें यही कहा है कि भारत का संविधान संघात्मक है। यहां राज्य केंद्र की इच्छा पर निर्भर नहीं है, राज्य स्वयं को जो आवंटित क्षेत्र है संविधान के द्वारा उसमें पूरी तरह स्वतंत्र है, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मीनिंग देयर बाय विच इज परमिसेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर जब आता है तो सबसे पहले उनकी राय, अच्छा जो इंडियन जुडिशरी है इसने दो लक्षण अभिव्यक्त किए, इसने संघात्मक संविधान के बारे में जब जब विचार व्यक्त किया है तो मुकदमों की प्रकृति उसके आधार पर भी उस विचार को विभाजित किया जा सकता है। जब कभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसी कंट्रोवर्सी पहुंची है कि जिसमें विवाद व्यक्ति और राज्य में था, तब उन्होंने यह कहा कि भारत में शुद्ध संघात्मक संविधान है और केंद्र और राज्य दोनों
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अपने अपने क्षेत्रों में उपभोग करते हैं, और यदि उन्होंने अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपभोग किया है तो वह पूरी तरह वैध है और उस पर किसी ढंग का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अर्थात इस स्टेटमेंट में विविक्षित रूप से अंतर्निहित तौर पर उन्होंने यह कहा कि भारत में एक शुद्ध संघात्मक संविधान काम कर रहा है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्वयं बंटवारा कर रहा है, और वो बंटवारा सबको मानना होगा, और केंद्र और राज्य अगर उस बंटवारे के मुताबिक स्वयं को आवंटित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जब जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, तब तब उन्होंने मजबूत केंद्र इसके पक्ष में विचार व्यक्त किया, और उन्होंने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक जरूर है, लेकिन इसमें स्ट्रांग टेंडेंसी है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की। तब वो उन्होंने जेनिंग्स जैसा मत व्यक्त किया है, लेकिन जेनिंग्स जैसा मत शुरुआती दौर में उन्होंने व्यक्त किया, यानी एक तो उनका कांस्टेंट व्यू रहा है कि जब जब व्यक्ति और राज्य इसके बीच विवाद हुआ, व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद कब होगा? जबकि राज्य का कानून है और व्यक्ति को उस कानून से नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति जाएगा उस कानून को असंवैधानिक घोषित कराने के लिए और यह कहेगा कि संबंधित विधायिका को अमुक कानून को पारित करने की या अमुक कार्यपालिकी कृत्य को करने की ताकत ही नहीं, और चूंकि उन्होंने ताकत न होते हुए ऐसा किया इसलिए यह शून्य है। और तब परीक्षण किया जाएगा कि क्या संबंधित विधायिका या संबंधित कार्यपालिका को उस संबंधित विषय पर ताकत थी या नहीं, और तब जो कोर्ट का एटीट्यूड रहा है वो एटीट्यूड ये रहा कि हमेशा उन्होंने ये कहा कि नहीं, भारत का संविधान शुद्धता संघात्मक है, और सूचियों के अर्थान्वयन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्होंने यह साबित किया कि अमुक ताकत संबंधित विधायिका या संबंधित कार्यपालिका को प्राप्त रही थी, और चूंकि स्वयं संविधान ने वो कार्यपालिकी या विधायी ताकत संबंधित विधायिका या कार्यपालिका को दी थी, इसलिए कानून या कार्यपालिकी कृत्य पूरी तरह ठीक है और आपको शिकायत का कोई हक नहीं है। ठीक है, जैसे वक्फ पर इस समय जो विवाद है व्यक्ति और केंद्र के बीच, ठीक है, व्यक्ति और केंद्रीय विधायिका इसके बीच या केंद्रीय कार्यपालिका इसके बीच, लेकिन जब जब विवाद केंद्र और राज्य के बीच हुआ तब तब भारतीय न्यायपालिका ने जो रुख प्रदर्शित किया वो रुख ऐसा रहा कि उन्होंने केंद्र का पक्ष लिया और यह कहा कि भारत का संविधान संघात्मक जरूर है, लेकिन इसमें स्ट्रांग टेंडेंसी है सेंट्रलाइजेशन की, और लगभग जेनिंग्स जैसा मत व्यक्त किया। लेकिन यह बात भी आज की तिथि पर इतिहास बन चुकी है कि उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष की दशा में केंद्र के पक्ष में मत व्यक्त किया, चाहे वो बंगाल राज्य, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहला मुकदमा है, फिर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट ऑफ कर्नाटका में सवाल यह था कि राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए क्या केंद्र किसी इंक्वायरी कमीशन का गठन कर सकता है या नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपको बता चुके हैं विवाद क्या था। विवाद तो यही था कि राज्य के चीफ मिनिस्टर और राज्य के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और केंद्र ने इंक्वायरी कमीशन का गठन किया था। राज्य का कहना यह था कि सब संविधान ने लोग, ठीक है, कानून और व्यवस्था हमें दिया है, यह राज्य सूची का विषय है, और चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है तो अपने क्षेत्र में
संघ जो संविधान ने हमें अलॉटेड किया है क्षेत्र, उसमें हम सुप्रीम है, हम स्वयं जांच करेंगे। ठीक है, तो जो तर्क आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें उन्होंने कहा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, और भारत का संविधान संघात्मक जरूर है, लेकिन इसमें स्ट्रांग टेंडेंसी है सेंट्रलाइजेशन की। और अनुच्छेद 355 जब हम आपको बता रहे थे, तब हमने ये मामला विस्तार से डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा था अनुच्छेद 355 जिम्मेदारी है केंद्र की कि संविधान के मुताबिक शासन चलाए। तो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं, बल्कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक केंद्र शासन चले, ये सुनिश्चित करे राज्य का, ये उसका संवैधानिक दायित्व है। इसलिए 355 की मौजूदगी ये स्ट्रांग टेंडेंसी रखती है कि केंद्र इस प्रकार के इंक्वायरी कमीशन का गठन कर सकता है। तो यहां भी उन्होंने ये कहा कि संघात्मक लेकिन स्ट्रांग टेंडेंसी है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी जब 9 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से पत्र था, और 131 में सूट फाइल हुआ था स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से, इस पे भी 355 में हमने जब बात की थी, तो स्टेट ऑफ राजस्थान का तर्क यह था कि जब तक अनयूजुअल इवेंट ना हो जाए, ठीक है, किसी राज्य में, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। कोई अनयूजुअल इवेंट तो हो, कुछ हुआ ही नहीं है, खाली चुनाव हार गए लोकसभा का, इतना ही तो हुआ। और इन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि हम लोग विधानसभा भंग कराकर नया जनादेश प्राप्त करें। ये चिट्ठी भूमिका है 356 की, और इसलिए इनके विरुद्ध व्यादेश जारी कर दिया जाए और ये डिक्लेयर किया जाए कि ये लेटर लिखने का इन्हें कोई हक नहीं, क्योंकि जब तक अनयूजुअल इवेंट न हो तब तक 355 में ये नहीं माना जा सकता कि राज्य का शासन के, ठीक है, संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था 355 के समय ये सारी बातें हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, 355 में लिखा है संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना सुनिश्चित करे केंद्र, तो इस पर प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है ना, और क्यूरेटिव स्टेप्स दोनों लेने का हक केंद्र के पास है। प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे कि कोई अनयूजुअल इवेंट हो, अगर अनयूजुअल इवेंट होने की संभावना भी है तो भी वो 355 के मुताबिक काम कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता, रूट आउट नहीं किया जा सकता, कि चूंकि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मुताबिक शासन व्यवस्था चले, और आप जब चुनाव हार गए तो यह भी सही है कि एक बात तर्क के लिए कही जा सकती है कि अब जनता की इच्छा नहीं है कि आप शासन में रहो, तो आपको वाकई इस्तीफा देकर चुनाव करा लेने चाहिए। ऐसा राजस्थान राज्य में कहा, और यह भी कहा कि संघात्मक जरूर है, लेकिन चूंकि केंद्र की जिम्मेदारी है इसलिए यूनिटरी इसमें प्रवृत्ति है, केंद्र की शक्तियां हैं, केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्यों का शासन व्यवस्था राज्यों की उस प्रकार से चले संवैधानिक ढंग से, ये वो सुनिश्चित करें। तो वहां तक मामला आता रहा, ठीक है, लेकिन ये सार्वभौम है। और राजस्थान राज्य में जो कहा उन्होंने, उसका परिणाम क्या हुआ, 9 स्टेट गवर्नमेंट उस समय गई, और जब इंदिरा गांधी सरकार में आई 1980 में, तो 12-13 उस समय चली गई, ठीक है। तो आखिर इस वृत्ति पर भी तो रोक लगनी चाहिए थी। तो फिर सार्वभौमई में एक बैलेंस डिसीजन आया, और बैलेंस डिसीजन में यह कहा गया कि नहीं, 356 आपातकालीन उपबंध है, और तो संविधान ये चाहता है कि आपातकाल में ही उसका उपयोग, और आपातकाल है या नहीं इसको हम डिसाइड करेंगे। आप हमारे सामने वो आधार रखिए, हमारे सामने वो सामग्री रखिए
जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने अपनी राय बनाई कि आपातकाल है। हम उस सामग्री की जांच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो सामग्री किसी युक्तिसंगत मनुष्य में, किसी भी युक्तिसंगत मनुष्य में थोड़ा सा भी भाव पैदा करेगी। ठीक है, वो सामग्री इतनी पर्याप्त नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ये माने कि आपातकाल था, लेकिन वो सामग्री इतनी जरूर होनी चाहिए कि कम से कम कोई दुनिया में ये जरूर मान ले कि आपातकाल था। अगर कोई भी दुनिया में उस सामग्री के आधार पर आपातकाल नहीं मान सकता तो फिर हम ये मानेंगे कि आपका समाधान नहीं हुआ था, आप समाधान प्रदर्शित कर रहे हो। और संविधान की जो भावना है वो ये है कि जब आपको ये लगे, राष्ट्रपति का ये समाधान हो गया कि देश का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता, तो लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान, इसके द्वारा जो क्षेत्र राज्यों को आवंटित है उसमें वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है ना? तो भारत का संविधान संघात्मक भी है, शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलेगा और राज्य संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और अपने को आवंटित क्षेत्र में वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि संविधान से वे शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। तो किसी भी आधार पर हमारा जो न्यायालय वो भी नहीं कहता, जो ऐतिहासिक अनुभव है वो भी नहीं कहते, जो 2 आयोग गठित किए गए, एक केंद्र ने गठित किया, एक राज्य ने, वो भी नहीं कहता। ठीक है? और जिन प्रावधानों की मौजूदगी के आधार पर आप संघात्मक न होना मानते हैं, वैसी चीजें दुनिया के उन देशों में भी न्यायिक निर्वचन से आ गई। ठीक है ना? जिन्हें आप क्लासिकल फेडरलिज्म का उदाहरण मानते हैं। और चौथी चीज, दुनिया भर में कहीं यह डिसाइड नहीं है कि संघात्मक संविधान में केंद्र कितना मजबूत और राज्य कितने मजबूत होने चाहिए। इसलिए सिर्फ इस आधार पर कि भारत के संविधान में केंद्र मजबूत है, फॉर द टाइम बीइंग, यानी आपात की स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है। यह संविधान संघात्मक है क्योंकि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण 2 ही हैं, एक निष्पक्ष न्यायपालिका और दूसरा संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा। ये दोनों भारत के संविधान में मौजूद हैं, इसलिए यहां संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, ये माना जाएगा। शेष चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे। देखें।